Hey guys, welcome to my new video. So in this video we will learn chapter 3. हम इस वीडियो में चैप्टर 3 फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट के चैप्टर 3 क्लियरिंग सेटलमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क को कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैप्टर में आपको सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो सारे क्वेश्चंस बताए जाएंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए पीडीएफ दिया गया है, कृपया उस पीडीएफ को भी देख लीजिएगा। तो हमारा पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है व्हाट इज़ क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रेड। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में बताया था कि हमारे ट्रेड क्लियर करती है NSCCL, नेशनल स्टॉक क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो NSCCL जो हमारे ट्रेड है उन्हें क्लियर करती है। जब भी कोई इन्वेस्टर बाय या सेल करता है तो उसको, मान लो कोई इन्वेस्टर ने बाई किया तो बाई करने के लिए वो पैसे देगा और पैसे के बदले उसके पास शेयर आएंगे, तो वो शेयर से प्रॉफिट ले लेगा और प्रॉफिट को फिर प्रॉफिट लेकर उसको सेल कर देगा। तो सेल करने के बाद उसके जो शेयर है उससे वापस लेकर उसको पैसे लौटाने की जिम्मेदारी होती है क्लियरिंग कॉरपोरेशन की। ये T+2 के फॉर्मेट में होता है, जिसको रोलिंग सेटलमेंट भी बोलते हैं। रोलिंग सेटलमेंट और T+2 का मतलब होता है ट्रेडिंग प्लस 2 डेज़। ट्रेडिंग प्लस 2 डेज़ या रोलिंग सेटलमेंट का मतलब, जैसे आज हमने कोई ट्रेड किया, हमने 500 रुपये के स्टॉक्स खरीदे और उस पर हमने 100 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। तो वो प्रॉफिट ट्रेडिंग प्लस 2 डेज़, मतलब ट्रेडिंग का दिन तो हो गया जिस पर हमने ट्रेड करा आज का दिन, और उसका सेकेंड डे ट्रेडिंग प्लस 2 डे, उसके सेकेंड डे पे हमें सुबह के टाइम पे मार्केट ओपन होने से पहले पैसे मिल जाएंगे। हमारा अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है सिक्योरिटीज़ पे इन एंड सिक्योरिटीज़ पे आउट। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही करा रहा हूँ। वीडियो देखने के बाद एक बार बुक से रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको एकदम अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सिक्योरिटीज़ पे इन का मतलब होता है, जैसे क्लियरिंग, हमने कोई शेयर बाई किए थे और उसको सेल करने जा रहे हैं, तो हमने जब शेयर सेल किए तो हमारे पास पैसे आ गए और हमारे पास से शेयर क्लियरिंग कॉरपोरेशन पे चले गए। इसे कहते हैं सिक्योरिटीज़ पे इन, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग सिक्योरिटीज़ टू द क्लियरिंग कॉरपोरेशन टू इफेक्ट द सेटलमेंट ऑफ अ सेल ट्रांजेक्शन। बुकिश लैंग्वेज थोड़ी टफ पड़ेगी, लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ उससे बस समझते चलो, बाकी अपने लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। फिर हमारा दूसरा आता है सिक्योरिटीज़ पे आउट। सिक्योरिटीज़ पे आउट इसका जस्ट अपोजिट। हम जब कोई सिक्योरिटी बाय करते हैं तो हमें शेयर मिलते हैं और हमारे पास से पैसे क्लियरिंग कॉरपोरेशन पे जाते हैं। सिक्योरिटीज़ पे इन और पे आउट सिर्फ इतना ही है, आपको बस इसको क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन में पे इन मतलब उसे पैसे मिल रहे हैं और पे आउट मतलब वो पैसे दे रही है। सॉरी, पे इन मतलब शेयर मिल रहे हैं और पे आउट मतलब शेयर दे रही है। इन और आउट से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इसे। हमारा अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है ट्रांजैक्शन साइकिल। अगर आप ये डायग्राम, उसमें आपके क्वेश्चन आया तो आंसर में अगर आप ये डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम के 2 मार्क्स तो आपको आराम से मिल जाएंगे। ट्रांजैक्शन साइकिल क्या होता है? ट्रांजैक्शन साइकिल एक साइकिल होता है जो हमारे ट्रांजैक्शंस बताता है, ट्रेडिंग से लेके फंड को सेटलमेंट करके हमारे पैसे मिलने तक। उसमें सबसे फर्स्ट आता है डिसीजन टू ट्रेड, मतलब ट्रेडिंग करने की डिसीजन लेना। फिर सेकंड आता है प्लेसिंग ऑर्डर, मतलब ऑर्डर हमने बाई किया। और ट्रेड एग्जीक्यूशन, अब ऑर्डर जब ट्रेड कब बनता है? जब वो ऑर्डर कंफर्म हो जाता है, ऑर्डर मैच हो जाता है। ऑर्डर अगर मैच नहीं होता तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। ऑर्डर जब मैच हो जाता है तो वो ट्रेड बन जाता है। उसके बाद अगला आता है क्लियरिंग ऑफ ट्रेड्स, मतलब जिसको पैसे मैंने बाई किए तो मुझे शेयर मिलेंगे, जिसने सेल किए उसको पैसे मिलेंगे। और सेटलमेंट ऑफ ट्रेड का मतलब है जब हमने प्रॉफिट कमा लिया तो हमारे पास पैसे आ गए। फिर हमारा फंड्स एंड सिक्योरिटीज़, मतलब फ़ंड जो हमारे पास थे, अगर हमने सेल करे थे शेयर तो हमारे पास जो शेयर थे वो वापस क्लियरिंग कॉरपोरेशन पे चले गए, और अगर हमने बाई किया तो हमारे पास आ गए। इसमें ट्रांजैक्शन साइकिल में कुछ भी नहीं है, बस ट्रेडिंग का थोड़ा बहुत एक प्रोसीजर टाइप का साइकिल है। अब सेटलमेंट एजेंसीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे पास 4 सेटलमेंट एजेंसीज है। पहला है NSCCL, इसको तो मैं पिछले 2 चैप्टर से पढ़ा रहा हूँ और इसमें भी पढ़ाया था मैंने। ये बस हमारे ट्रेड को क्लियर करती है और इंडिया की क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, नेशनल स्टॉक क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब कस्टोडियन कौन होता है? कस्टोडियन सिर्फ आप इतना याद रख लो, कस्टोडियन जो होता है
वो हमारे डॉक्यूमेंट को एविडेंस के रूप में सेफ रखता है। जैसे शेयर सर्टिफिकेट्स हो गए, प्रॉपर्टी रिमेन्स इन्वेस्टेड विद ओरिजिनल होल्डर, उनके नॉमिनी, प्रॉपर्टी के नॉमिनी हो गए, कस्टोडियन का ट्रस्टी हो गया। ऐसे जो हमारे पेपर्स हैं उन्हें होल्ड करता है एविडेंस के रूप में। एविडेंस मतलब सबूत। फिर आता है क्लियरिंग बैंक। क्लियरिंग बैंक वो बैंक होता है जो एनएससीसीएल को क्लियरिंग में मदद करता है। अगर क्लियर बैंक को ट्रेड क्लियर करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ी तो वो क्लियरिंग बैंक से ले सकता है। अब हमारे पास बहुत सारी क्लियरिंग बैंक हो जाती है, जैसे एसबीआई हो गई, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, आईडीबीआई हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई। ऐसे बहुत सारी क्लियरिंग बैंक्स है। फिर डिपॉजिटरीज पे आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइस मैं मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ तो अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाने में, पर नया चैनल है तो हम कुछ अभी इन्वेस्टमेंट कर भी नहीं सकते इस चैनल पे, तो प्लीज़ कोऑपरेट। तो डिपॉजिटरीज क्या होती है? डिपॉजिटरी मैं बता देता हूँ, बुकिश लैंग्वेज से चलोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। डिपॉजिटरीज इज़ जस्ट लाइक बैंक, इट कीप्स आवर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सेफ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डिपॉजिटरी बैंक जैसी होती है। हमारे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे शेयर हो गए, हमने जो बाई करे, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग है, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये सभी चीज़ें डिपॉजिटरीज होल्ड करती है। हमारे एनएससी की जो हमारे इंडिया में दो डिपॉजिटरीज़ है। इंडिया में दो डिपॉजिटरीज़ है जिनमें से एक है एनएसडीएल और दूसरी है सीडीएसएल। एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये दो डिपॉजिटरीज़ है। एनएसडीएल का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल का होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। अब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस, हाउ इट इज़ डन। अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको बस क्लियरिंग और सेटलमेंट का इतना बताना है कि हमारे इंडिया में क्लियरिंग बॉडी है एनएससीसीएल, नेशनल स्टॉक क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, और वो T+2 ट्रेडिंग प्लस 2 डेज़ के टाइप में क्लियर और सेटल करती है ट्रेड्स को। सिर्फ इतना बताना है इसमें। मैं अभी आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही करा रहा हूँ। कुछ टॉपिक्स बहुत ही टफ पढ़ेंगे तो वो एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं, पर मैं उन्हें आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। अगर आपने वो टॉपिक पढ़े तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, जो पढ़ा है वो भी भूल जाओगे। इसलिए इस छोटी सी वीडियो से आप 60 में से अप्रोक्स 40 to 50 मार्क्स आराम से ला सकते हो अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया हो। एक MCQ बन सकता है, M2M क्या होता है? तो मार्क टू मार्केट। M2M का फुल फॉर्म होता है मार्क टू मार्केट। ये एक टाइप का लॉस होता है जो कैलकुलेट होता है हर ट्रांजेक्शन की क्लोजिंग प्राइस पे। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है इसमें। एक और आता है मार्जिन शॉर्टफॉल। अब आपको मार्जिन और प्रीमियम का एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। जब आप ऑप्शन बाय करते हो तो ऑप्शन बाय करने के लिए हमें चाहिए होता है प्रीमियम, और फ्यूचर बाय करते हो तो फ्यूचर बाय करने के लिए हमें चाहिए होता है मार्जिन। अब हमारा अगला टॉपिक आता है सेटलमेंट गारंटी मैकेनिज्म ऑफ द एक्सचेंज। ये क्या होता है? जब क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास फंड की शॉर्टेज हो जाती है ट्रेड्स को क्लियर करने के लिए, तब एक गारंटी फंड प्रोवाइड किया जाता है रेसिडुअल रिस्क के लिए। जब फंड्स की शॉर्टेज पड़ जाती है तो एक गारंटी फंड होता है जो पहले से ही एक रिज़र्व के फॉर्म में पड़ा होता है, उस फंड को यूज़ करके ट्रेड्स को क्लियर किया जाता है। अब ISIN ये एक नंबर होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। इस नंबर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सिक्योरिटी है उसे किसने इशू किया हो। मतलब इसके जो शुरू के दो वर्ड होते हैं, जैसे IN इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसको इंडिया में इशू किया गया है। और उसका जो थर्ड कैरेक्टर होता है, थर्ड कैरेक्टर ABCD या E या F, ABCDEF में से जो थर्ड कैरेक्टर है वो बताता है इसे किसने इशू किया है। तो जो A कैरेक्टर है वो बताता है कि इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है, और B को स्टेट गवर्नमेंट, C से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, D से यूनियन टेरिटरीज, E से कंपनी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बैंकिंग कंपनी, और F से म्यूचुअल फंड्स इंक्लूडिंग UTI। अब ये एक सिक्योरिटीज़ टाइप का एक टेबल है, इस टेबल को अच्छे से देख लो। ऐसे तो इसमें क्वेश्चन बनता नहीं है, पर हाँ एक MCQ बन सकता है अब के एग्जामिनर्स के माइंडसेट के अकॉर्डिंग। व्हाट आर सेबी इंटरमीडियरीज रेगुलेशन 2008। सेबी का इंटरमीडियरी रेगुलेशन एक्ट क्या था 2008 का? तो 2008 में सेबी ने एक प्रोटेक्शन फंड निकाला था जिसका नाम था IPF, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड। वो इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन को
इन्वेस्टर के फंड को प्रोटेक्ट करता था। और उसकी मैक्सिमम लिमिट, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई ऐसे फंड में कुछ भी फ्रॉड या वगैरह कुछ भी हुआ तो 15 लाख तक का कंपनसेशन ये देते थे। सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015, ये एक एक्ट था जिससे इनसाइडर ट्रेडिंग को बंद किया गया था। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती थी? जो शेयर्स के प्राइस होते थे उनसे मैनिपुलेशन करके जो स्टॉक ब्रोकर्स और क्लियरिंग कॉरपोरेशन थे वो इनसे पैसा कमाते थे प्राइस को मैनिपुलेट करके। तो इसीलिए इनसाइडर ट्रेडिंग का एक एक्ट निकाला गया 2015 में। उसके बाद इनसाइडर ट्रेडिंग बंद कर दी गई। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द मेन प्रोविजंस ऑफ द डिपॉजिटरीज एक्ट 1996? तो डिपॉजिटरीज का कोई एक्ट नहीं था, एक प्रोसेस लॉन्च हुआ था जिसका नाम था डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल होल्डिंग्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब जो पहले के टाइम पे फिजिकल सर्टिफिकेट से ट्रेडिंग होती थी पेपर वर्क से, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया जिसका नाम था डीमटेरियलाइजेशन। उस प्रोसेस को बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। और इसी का एक अपोजिट भी होता है रीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन। रीमटेरियलाइजेशन का मतलब होता है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सर्टिफिकेट्स है उनको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कराना। ये प्रोसेस आज भी करा सकते हैं अगर आप चाहें तो चैप्टर 3 बहुत छोटा चैप्टर था लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लिए। कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। एमसीक्यू फर्स्ट आता है, द डे व्हेन द ट्रेडिंग मेंबर्स ब्रोकर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट ऑफ फंड्स और डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज इज कॉल्ड। अब मैंने आपको सिक्योरिटीज़ पे इन और पे आउट बताया था। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, सेटलमेंट एजेंसी कौन सी है? तो पहला है ए क्लियरिंग मेंबर, ये भी है, डिपॉजिटरी भी है, एनएससीसीएल, तो ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। फिर थर्ड आता है एनएससीसीएल स्टैंड्स फॉर। एनएससीसीएल का फुल फॉर्म मैंने आपको 4 बार इसी वीडियो में बता दिया है और 8 बार पिछली 2 वीडियो में। एनएससीसीएल का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज़ क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। रोलिंग सेटलमेंट भी मैंने आपको अभी 2 बार बताया था। रोलिंग सेटलमेंट होता है T+2 डेज़, ट्रेडिंग +2 वर्किंग डेज़। अब सेटलमेंट भी 2 टाइप के होते हैं, एक सिक्योरिटीज़ का सेटलमेंट होता है, एक फंड्स का सेटलमेंट होता है। ट्रांजैक्शन साइकिल में पहले बताया गया है, पहले फंड्स का सेटलमेंट होता है फिर सिक्योरिटीज़ का, इसलिए ट्रांजैक्शन साइकिल में भी 2 बार सेटलमेंट वर्ड आया था। अब इसमें क्लियरिंग बैंक्स का पूछा है, विच ऑफ दीज आर द क्लियरिंग बैंक? इंडसइंड बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक। तो मैंने आपको बहुत सारे बैंक का एग्जांपल दिया था, ये 3 बैंक भी क्लियरिंग बैंक्स में आती हैं। अब ट्रेडिंग मेंबर्स पर पेनल्टीज़ भी चार्ज हो सकती है। पेनल्टीज़ क्यों चार्ज होती है? मार्जिन शॉर्टेजेस पे, सिक्योरिटी डिपॉजिट शॉर्टेजेस पे और फेलियर टू फुलफिल द फंड्स ऑब्लिगेशन। इसका भी होगा ऑल ऑफ द अबव। एंड आवर 9th क्वेश्चन इज़ डैश फॉर्म अ की पार्ट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैंने मार्जिन का बताया था, मार्जिन एक की पार्ट होता है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का। रिस्क मैनेजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको भी पढ़ लेना। फिर हमारा 10th आता है, डैश इज़ द नेशनल नंबरिंग एजेंसी फॉर इंडिया। नेशनल नंबरिंग एजेंसी है सेबी। ये बुक्स में नहीं दिया गया पर एमसीक्यू में आ गया है। नेशनल नंबरिंग एजेंसी जो होती है वो हमारे जो ISIN नंबर होते हैं वो बताती है और UCC कोड भी बताती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।